हेलो गाइस, रेखा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 10th क्लास में कार्बन और उसके यौगिक के प्रश्नों के उत्तर की श्रृंखला। तो आइए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। आज का हमारा चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक। तो आप उसी कार्बन से बने यौगिक का चित्र देख ही रहे हैं, हीरा। तो आज हम इस चैप्टर में कार्बन और उनसे बने यौगिक और उनके गुणों की व्याख्या को करेंगे कि कार्बन और उनसे बना यौगिक अपनी अपनी किस गुणों की व्याख्या करता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। हमारा पहला प्रश्न है, CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाना है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 यानी कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है, इसलिए उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 और 4। यानी उसके पास उसके कोष में एस ब्लॉक में 2 इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं और उसके बाहर कितने बचते हैं? 4। आप देख ही रहे हैं कार्बन के चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन हैं, लाल कलर से दर्शाए हुए हैं। अब इन इलेक्ट्रॉन का साझा देखिए ऑक्सीजन से है, क्योंकि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 और 6। अब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉनों का क्या करता है? साझा करता है। तो इस तरह से ये दोनों आपस में बंध बना लेते हैं और CO2 मतलब कार्बन और ऑक्सीजन के जो मध्य में, कार्बन मध्य में होगा और ऑक्सीजन दोनों तरफ होंगे। तो इस तरह से जो बंध बनेगा वो डबल बॉन्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। तो देखिए 4 इलेक्ट्रॉनों का इस तरह से साझा होने से, यानी 4 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ तो कितने बंध बनेंगे? द्विबंध बनेंगे। तो CO2 आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करके CO2 बंध बनाते हैं, जो आपको संरचना इलेक्ट्रॉनिक दिखाई दे रही है। आइए अगला क्वेश्चन। अब आ जाता है सल्फर का। जैसे अभी अपन ने देखा कार्बन ऑक्सीजन से संयोग कर रहा है और CO2 का निर्माण कर रहा है, वैसे ही सल्फर के मॉलिक्यूल्स आपस में देखिए किस तरह से बिल्कुल गोल गोल घेरे लगाए हुए हैं, S8 अणु का निर्माण कर रहे हैं। S8 अणु का निर्माण है, इसका मतलब कि चारों तरफ सल्फर के मॉलिक्यूल्स आपस में 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा किए हुए हैं। क्योंकि सल्फर के परमाणु संख्या जो है वो कितनी है? परमाणु संख्या द्वार का मतलब है परमाणु संख्या। उसके पास जो है रिंग जैसी संरचना बनती है। उसके अंतिम कोष में जो है, आप याद रखिए सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 है, तो उसके अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन बचे हैं वो साझा करता है। तो 2 इलेक्ट्रॉनों का इस प्रकार साझा करता हुआ सल्फर अष्टफलकी की संरचना का निर्माण करता है। तो आप उसकी बिंदु संरचना देख रहे हैं। इसी संरचना को बनाकर आपको उसकी प्रैक्टिस करना है। अगला है पेंटेन के लिए आप कितनी संरचनात्मक समावयवी का चित्रण कर सकते हैं? तो याद रखिए पेंटेन का सूत्र C5H12 होता है। पेंटेन का सूत्र C5H12। अभी आगे मैं सारे जो हाइड्रोकार्बन हैं उनके चित्र और संरचना सूत्र बताऊंगी। अभी आपका क्वेश्चन है C5H12 मीन्स पेंटेन। पेंटेन का संरचना सूत्र 3 प्रकार से होगा। एक तो नॉर्मल, एक उसका आइसो और एक उसका होगा नियो। तो ये 3 प्रकार से डिफाइन करता है। नॉर्मल का अर्थ होता है जब कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर, देखिए प्रारंभिक जो चित्र है उसमें डिफाइन किया हुआ है, कार्बन कार्बन जो है आपस में जुड़कर जो श्रृंखला बनाते हैं, सीधी श्रृंखला, उसे नॉर्मल पेंटेन कहते हैं। और जब कार्बन ऊपर और दाएं बाएं इस तरह से व्यवस्थित है तो उसे हम नियो संरचना कहते हैं, जिसे हम नियो पेंटेन कहते हैं। और जब आइसो तब होता है जब कार्बन जो है ऊपरी और उसके ऊपरी सिरे में बस एक सिरे पर छोर पे जो सीधी सीधी श्रृंखला के साथ ऊपरी सिरे पर बस जुड़ा हुआ है, तो उसे आइसो संरचना कहते हैं। और जब ऊपर और नीचे दोनों जुड़ा हो तो वो नियो संरचना कहलाती है। तो मध्य में कौन सी है? नियो संरचना। तो आप इस तरह से बता सकते हैं कि पेंटेन में 3 समावयवी संरचना होंगे, नॉर्मल पेंटेन, नियो पेंटेन और आइसो पेंटेन। आपको इस संरचना को बनाना होगा। अब आ जाता है अगला क्वेश्चन। कार्बन के 2 गुणधर्म बताने हैं जिनके कारण कार्बन जो है
कार्बन की यौगिक विशाल संख्या देता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा क्या कारण है कि कार्बन बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है, यानी कार्बन की संख्या जो है बहुत अधिक होती है, क्यों? तो कार्बन एक विशाल संख्या में यौगिक बनाता है, इसके दो मुख्य कारण है। एक तो उसमें श्रृंखलन की क्षमता होती है और उसकी चतुस्संयोजकता के कारण। तो आइए देखते हैं। कार्बन में जो कार्बन ही है, एक अन्य परमाणु के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसमें बड़ी संख्या में क्या करते हैं, वो अणु बनाते हैं। आप कार्बन का एक उदाहरण देख रहे हैं, फुल्लेरीन। फुल्लेरीन में जो कार्बन है, इस तरह से देखिए बॉल जैसी संरचना का निर्माण होता है। इसमें ये कार्बन जो है, कार्बन 60, ये 60 कार्बन आपस में जुड़ के इस संरचना का निर्माण करते, जिसे फुल्लेरीन कहा जाता है। तो इस श्रृंखला का निर्माण होता है, अतः कार्बन में श्रृंखलन बनाने की क्षमता या प्रवृत्ति होती है। इसी गुण को ही क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। अगला आ जाता है चतुस्संयोजकता। अभी मैंने आपको बताया कार्बन में जो है चारों तरफ क्या है, चतुस्संयोजकता। चतुस्संयोजकता का अर्थ होता है, चूंकि कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4, अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्वों के परमाणु के साथ क्या करता है, आबंध बनाने की क्षमता है। आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से, सी कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और जब ये हाइड्रोजन क्या करता है, आपस में दो दो बंधों के द्वारा, देखिए हाइड्रोजन जुड़ा है यानी दो दो बंधों के द्वारा जुड़ा हुआ है। अतः चतुस्संयोजकता का अर्थ है कि कार्बन के आसपास कितने जो बंध है, वो दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा करके 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं। जब ये हाइड्रोजन रिप्लेस होते तभी दूसरा कोई भी तत्व या कोई भी रिएक्शन होती है तो हाइड्रोजन रिप्लेस होता है और तब ये जाके उधर पे जुड़ते हैं। तो जैसे जैसे हाइड्रोजन रिप्लेस होते जाते हैं, वैसे वैसे अन्य जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में जाके जुड़ते जाते हैं। तो ये कहलाती है चतुस्संयोजकता। अगला है साइक्लोपेंटेन का सूत्र और उसका इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनाना। तो आप देख रहे हैं, साइक्लोपेंटेन का मतलब होता है कार्बन के 5 और हाइड्रोजन के 10 मॉलिक्यूल्स होंगे, C5H10 से डिफाइन करते हैं। इसका बिंदु आरेख आप देख ही रहे हैं चित्र के द्वारा। तो आपको इसी संरचना को ही बनाना है। तो कार्बन जो है 5 तरह से व्यवस्थित करके आपको सर्कल वाली आकृति बनानी है। अगर आप सर्कल आकृति नहीं बनाते हैं, उसका बिंदु जो चित्र नहीं बनाते हैं, तो याद रखना मार्क्स कटेंगे। तो आपको बिंदु जो है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु है, वो चित्र भी बनाना है और साइक्लोपेंटेन की जो संरचना है वो सामने दी है। तो याद ये बिंदु संरचना अलग होती है और उसका स्ट्रक्चर अलग होता है, तो आपको दोनों चित्र ही बनाना है। तो कार्बन हमेशा देखिए पंचभुजी संरचना प्रदर्शित करता है और हर कार्बन में दो दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसीलिए कार्बन C5H10 होगा। तो ये कहलाती है साइक्लोपेंटेन की संरचना। अब आ जाता है हमारा क्वेश्चन, कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर इसी से रिलेटेड है। हमारा चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक, तो हम उसी से संबंधित क्वेश्चन अब देखते हैं कि कार्बन यौगिक किसे कहते हैं, इसके गुण बताना है। तो जिसमें कार्बन के एक या एक से अधिक परमाणु अन्य तत्वों के परमाणु से सहसंयोजक रूप से जुड़े होंगे, यानी कार्बन या तो कार्बन से जुड़ा होगा या फिर किसी और यौगिक से जुड़ा होगा, तो वो आपस में सही संयोजक बंध बनाकर जब जुड़ते हैं, जिस श्रृंखला का निर्माण करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं कार्बनिक यौगिक। अब हम जानते हैं कार्बनिक यौगिक के गुण। तो पहला गुण है, अधिकांश कार्बनिक यौगिक अच्छे विद्युत के चालक नहीं हैं। अब ये ध्यान से देखिए, इनके गलनांक व क्वथनांक कैसे हैं, निम्न है अभी कार्बनिक यौगिक के। इनके परमाणुओं के बीच प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है। फोर्थ है, इन यौगिकों के आबंध से आयन की उत्पत्ति नहीं होती है। तो ये कहलाते हैं कार्बनिक यौगिक के गुण। अब हम जानते हैं कि कार्बन के 4 यौगिक के नाम बताना है, यानी वो कार्बन से ही मिलकर बने हैं। पहला होता है एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। दूसरा है क्लोरोफॉर्म, जिसे CHCl3 कहते हैं। क्लोरोफॉर्म को सूंघने से व्यक्ति बेहोश हो जाता है, या जो भी जीव है उसको सुंघा दिया जाता है तो वो बेहोश हो जाता है, तो वो क्लोरोफॉर्म का यूज़ है। एथेनॉल यानी एल्कोहल, CH3CH2OH को एल्कोहल या एथेनॉल कहा जाता है। उसके बाद आ जाता है मीथेन, जिसे हम CH4 से डिफाइन करते हैं। तो ये कार्बन के 4 यौगिक हैं, इनके आपके सूत्र और नाम दिए हुए हैं। अगला है
कार्बन यौगिक के दो रासायनिक गुणधर्म बताने। तो कार्बन जब अन्य या तो ऑक्सीजन या किसी अन्य से क्रिया करता है तो वो उसके रासायनिक गुण होंगे। तो पहला है कार्बन यौगिक ऑक्सीकरण अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। तो आप देख ही रहे हैं कि मीथेन जो है ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल, ऊष्मा और प्रकाश बनता है। आप याद रखिए इस चीज को कि मीथेन जब ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल, ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। दूसरा है इसका रासायनिक गुण एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल जो रहता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षार से क्रिया कर रहा है तो एसीटेट बन रहा है, यानी सोडियम एसीटेट बना और जल बना। तो ये क्या कहलाए? आपके रासायनिक गुण, किसके? कार्बन के यौगिक के दो रासायनिक गुण। अगला है अपरूपता किसे कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो अब हम जानेंगे अपरूपता क्या है, कार्बन के कितने अपरूप हैं। तो आप याद रखिए, जब कोई तत्व दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है, यानी जो कार्बन है ये भी एक तत्व है, तो जब ये एक से अधिक रूपों में, देखा आप चित्र से ही देख रहे हैं कि कार्बन से बना ग्रेफाइट, हीरा, फुलेरिन, ये कार्बन से ही बने हैं। और तीनों के गुणों में क्या होती है? अलग अलग पहचान, अलग अलग अपनी व्याख्या करने की क्षमता होती है। तो जब कोई तत्व दो या दो से अधिक रूपों में पाया जाता है जिनके भौतिक गुण तो भिन्न भिन्न हैं पर रासायनिक गुण कैसे हैं? समान होते हैं, तो इन रूपों को अपरूप तथा वे तत्व के गुण क्या कहलाते हैं? अपरूपता कहलाते हैं। आप 2-3 बार रीड कीजिएगा, आपको आसानी से याद होगी परिभाषा। अब देख रहे हैं कि कार्बन के कितने अपरूप हैं? 3 अपरूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन। तो आप ये याद रखें, हीरा ग्रेफाइट बहुत रट चुके, आपको फ्लोरीन भी याद रखना है। कार्बन 60 जो होता है उसे एक फ्लोरीन कहा जाता है। तो कार्बन के मुख्य 3 अपरूप हैं, हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। हीरा काफ़ी कठोर और ग्रेफाइट बहुत मुलायम होता है। हीरा का उपयोग गहना बनाने में और ग्रेफाइट का उपयोग लुब्रिकेंट के रूप में और पेंसिल वगैरह बनाने में किया जाता है। लुब्रिकेंट का मतलब है जो हम ऑयल, ग्रीस देखते हैं, ये चीज़ें पेंसिल की जो है और ग्रेफाइट की जो छड़ें होती हैं विद्युत अपघट्य बनाने में यूज़ होती हैं। तो ये सभी बहुत ही यूज़फुल हैं। कार्बन से जो बना यौगिक है, जो उसके अपरूप हैं, अपरूप का अर्थ रटना नहीं है आपको, अपरूप का मतलब है कार्बन से बने यौगिक, वो उसकी अपरूपता को बता रहे हैं, उसका रूप है, इसलिए उसे अपरूपता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है सजातीय श्रेणी किसे कहते हैं या समजातीय श्रेणी। देखिए, समजातीय यानी सम यानी समान, जाति यानी उसी जाति के। तो कार्बन के यौगिक का ऐसा समूह जिनकी रचनाएं तथा रासायनिक गुण कैसे होते हैं? समान होते हैं, तथा ये दो क्रमागत सदस्यों के बीच किसका अंतर रहता है? CH का अंतर होता है, यानी कार्बन और 2 हाइड्रोजन CH2 का अंतर है। बेटा आप सुधार लीजिएगा, CH2 का अंतर होता है, वो कहलाते हैं सजातीय श्रेणी। देखिए, मीथेन का कार्बन का सूत्र जो होता है CH4 होता है। अब उसके बाद इथेन आ जाता है, उसमें C2H6 है। उसके बाद प्रोपेन C3H8। आप सारे सूत्रों को देखेंगे तो याद रखिए, सारे सूत्रों में मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में ये इनकी सजाती है, यानी उन्हीं जाति की श्रेणी है। तो कितने का अंतर है? 1 कार्बन और 2 हाइड्रोजन का अंतर है। सारे में 1-1 कार्बन जुड़ा हुआ है, बिल्कुल प्लस होते जा रहे हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर मैंने आपको 7 तक ही सीरीज बताई है क्योंकि आपको यहीं तक पेपर में आता है। तो याद रखिए, हेप्टेन तक होता है, जैसे जैसे बढ़ाते जाते ऑक्टेन, नॉनेन, डेकेन, इस तरह से संख्या उसकी बढ़ती जाती है। तो आपको इतनी ही याद रखना है कि कार्बन 1-1 बढ़ता है और हाइड्रोजन 2-2। आप देख रहे हैं मीथेन में 4 हैं, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 12, 14, 16, 18, इस तरह से बढ़ते जाते हैं। तो कार्बन 1 बढ़ता है और हाइड्रोजन की संख्या कितनी बढ़ती है? 2 बढ़ती है, इसलिए इसे सजातीय श्रेणी कहा जाता है। ये एल्केन की सजातीय श्रेणी थी, आप ये याद रखिए। अगला आ जाता है समाव्यवता, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, उसके नाम से ही जमा है समाव्यवता, समान आणविक सूत्र लेकिन भिन्न संरचना वाले, यानी उसका सूत्र तो एक जैसा है पर उसकी संरचना कैसी है? भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। तो यौगिक संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। ये 2 यौगिक ब्यूटेन के समावयवी कह जाते हैं। ब्यूटेन के 2 समावयवी नॉर्मल ब्यूटेन या और आइसोबेट ब्यूटेन है। इस गुण की
को क्या कहते हैं, समावयवता कहते हैं। आप ब्यूटेन का सूत्र देख रहे हैं C4H10 है। तो आइए हम इसके दो समावयवी को जानेंगे। तो देखिए समावयवता, ब्यूटेन का सूत्र क्या है, C4H10। तो ब्यूटेन के दो समावयवी कौन से हैं, एक तो नॉर्मल ब्यूटेन और एक आप देख रहे हैं उसका जो समावयवी है उसका दूसरा रूप दे हुआ है CH3CH दूसरा रूप। मतलब आप इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये दो समावयवी दर्शाता है कौन, ब्यूटेन। अब हम आ जाते हैं अल्कोहल के यूज़। याद रखिए अल्कोहल एक मदिरा है, पर याद रखिए वो उसका यूज़ सिर्फ ड्रिंकिंग के लिए नहीं होता है, उसका उपयोग अधिक रासायनिक तौर पे बहुत अधिक किया जाता है। उसका मिसयूज़ लोग करते हैं, बात अलग है, बट अल्कोहल बहुत ही यूज़फुल जो है, हम जानते हैं इसका उपयोग टिंचर, आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधि बनाने में किया। इसका उपयोग पीने में भी होता है, अब भी मैंने बताया आपको। शुद्ध अल्कोहल का उपयोग घातक है, यानी इतना तेज होता है शुद्ध अल्कोहल। अगला है डिटर्जेंट कठोर जल में झाग क्यों देता है, यानी जो सर्फ है वो सर्फ देखना, अगर हम खारा पानी होगा उसमें भी घोल देंगे तो वो झाग दे देता है, पर हम अगर साबुन को घोलेंगे तो साबुन को वो फाड़ देगा, झाग उत्पन्न नहीं करेगा। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जो डिटर्जेंट है उसका निर्माण कर साबुन के समान क्रिया करता है तो तथा झाग उत्पन्न करता है। यानी क्या करेगा, डिटर्जेंट कठोर जल में भी क्या उत्पन्न कर लेता है, झाग उत्पन्न कर देता है। क्योंकि डिटर्जेंट जो बना हुआ है वो इस तरह के यौगिकों से मिला है कि वो उसमें संगुणन की क्षमता भी होती है और वो क्या करता है, झाग उत्पन्न कर देगा। यहाँ आंसर पूरा नहीं है। आगे है हाइड्रोजनीकरण क्या है। तो हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है, वनस्पतिक तेलों में साधारण लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं। जब इनको निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वनस्पतिक तेल जो होते हैं वो घी में परिवर्तित हो जाते हैं। तो वो प्रक्रिया क्या कहलाएगी, हाइड्रोजनीकरण। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हाइड्रोजन से यानी H से योग कर संतृप्त हाइड्रोजन जो प्राप्त करते हैं तो वही प्रक्रिया क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण। यानी अगर ऑयल है उसकी को हमें चेंज करना, उसकी अवस्था परिवर्तित करनी है तो हम हाइड्रोजन का योग करा देते हैं, जिससे वह उसकी संरचना किसमें, संतृप्त में परिवर्तित हो जाता है। तो असंतृप्त किस में बदल गया, संतृप्त में बदल गया, तो वह प्रक्रिया ही कहला रही हाइड्रोजनीकरण। अगला क्वेश्चन है सिरका क्या है, इसके यूज लिखिए। तो सिरका एथनोइक अम्ल का तनु घोल है। इसमें अन्य पदार्थ जैसे एस्टर, शर्करा, जैक्स्ट्रीन आदि क्या हो जाते हैं, अम्ल घुल जाते हैं, इतना तेज होता है। अगला है सिरका का उपयोग सुगंध उत्पन्न करने वाले पदार्थ, आचार, परिरक्षक के रूप में किया जाता है। यानी जो सिरका होता है, मान लो हमें अचार रखना है, उसमें देखिए अपने आप खुशबू आ जाती है क्योंकि उसमें सिरका मिला है, खट्टा खट्टा मिला हुआ पदार्थ जो है वो क्या है, सिरका होता है, जो अचार की रक्षा करने का कार्य करता है। अगला है कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर मैल के निर्माण को समझाइए। तो देखिए कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों की उपस्थिति के कारण जल कठोर हो जाता है। यानी जल में कठोरता किसके कारण होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण कोई कारण, आप ये टिक मार्क में आता है। याद रखिए जब कठोर जल को साबुन से उपचारित किया जाता है तथा साबुन कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों के साथ अभिक्रिया कर लेता है और अविलेय पदार्थ बनाने लगता है, और यह अविलेय पदार्थ क्या हो जाती है, मैल का निर्माण करने लगती है। इस तरह से कठोर जल को साबुन से उपचारित करने पर मैल के निर्माण का। अगला है जीवाश्म ईंधन। यानी जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं, तो क्या होता है, उसके नाम से ही समझ में आ रहा है, जीवाश्म ईंधन करोड़ों वर्षों तक पृथ्वी की सतह में गहरे दबे हुए पौधों तथा पशुओं के अवशेष से प्राप्त ईंधन को क्या कहेंगे, जीवाश्म ईंधन। तो जो कोयला और पेट्रोलियम जो प्राप्त हो रहा है वो जीवाश्म, यानी बहुत छोटे छोटे जीव थे और पौधे, पत्तियां, जड़, ये धीरे 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 पृथ्वी में जब करोड़ों वर्ष तक दब जाते हैं तब जिस ईंधन का निर्माण होता है उसे कहते हैं जीवाश्म ईंधन। तो याद रखिए कोयला और जो पेट्रोलियम है ये करोड़ों वर्षों में बनता है, हम इसका बहुत अधिक यूज़ कर रहे हैं, एक समय बाद ये
समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि ये बनने में अधिक समय लगता है और यूज़ करने में कम समय लगता है। तो याद रखिए, पेट्रोलियम और कोयला जो है वो जीवाश्म ईंधन है। पृथ्वी के खनन से, पृथ्वी की खोज से इसे निकाला जाता है। अगला है अपमार्जक किसे कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, आप चित्र से ही समझ गए हो कि अपमार्जक क्या है। तो सफाई के लिए प्रयुक्त होने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं, अपमार्जक कहते हैं। बहुत पहले अपमार्जक के रूप में साबुन का प्रयोग होता रहा, परंतु आजकल बहुत सारे संश्लेषित अपमार्जक अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। डिटर्जेंट, घड़ी, रेन और बहुत सारे टाइड, ये बहुत ही प्रचलित हो गए हैं। तो संश्लेषित अपमार्जक कठोर जल में भी पर्याप्त मात्रा में भी क्या देते हैं, झाग उत्पन्न करते हैं। क्योंकि लोग अपने आसपास क्या होते हैं, कठोर जल का भी उपयोग करते हैं, हैंडपंप का पानी उपयोग करते हैं। तो ऐसा नहीं होता कि सारे जगह पे हमें मीठा पानी मिले और हम जिस साबुन का यूज़ कर रहे हैं वो झाग दे। तो क्या होता है, डिटर्जेंट का बहुत इस्तेमाल होता है कपड़े धोने में, कपड़ों की सफाई में और भी कामों में डिटर्जेंट का उपयोग होता है। इसलिए अपमार्जक, डिटर्जेंट्स मीन्स अपमार्जक, इनका बहुत ही अधिक यूज़ होता है। तो आपको याद रखना है, कठोर जल के साथ भी यह अघुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण नहीं बनाते हैं, इसीलिए झाग उत्पन्न कर देता है। तो आप चित्र के माध्यम से समझ ही गए हैं कि अपमार्जक क्या होता है। अगला अब हम जानेंगे हाइड्रोकार्बन क्या है। देखिए, हाइड्रोकार्बन उसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हमेशा याद रखिए, हाइड्रोकार्बन दो भागों में बटा होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त। संतृप्त में आप देख रहे होंगे कार्बन कार्बन की सिंगल श्रृंखला जुड़ी हुई है, वो कहलाते हैं संतृप्त, जिसमें एल्केन जो आता है वो इसी श्रेणी में आता है। और जो कार्बन परमाणुओं के बीच द्विबंध हो, यानी जब एकल बंध हो तो वो संतृप्त, और जब द्विबंध आ जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, एल्कीन और एल्काइन। द्विबंध या त्रिबंध वाले जो यौगिक आ जाते हैं वो कहलाते हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन को कितनी श्रेणियों में बांटा, दो, संतृप्त और असंतृप्त। तो आप चित्र के माध्यम से समझ ही गए हो। और असंतृप्त को दो भागों में बांटा, द्विबंध और त्रिआबंध में बांटा गया है। अब आपको मैं हाइड्रोकार्बन जो है उनके सूत्र बता रही हूँ और संरचना सूत्र भी आपको ये याद रखना है, और चित्र के साथ आपको स्ट्रक्चर, उसका नाम, सारी चीज़ें करना। पहला मीथेन, आप देखिए CH4 होता है, कार्बन चारों तरफ से उसके हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। और दूसरा है एथेन, C2H6 बोलते हैं। तो आप कार्बन दो जुड़े हुए बीच में और उसके चारों तरफ हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो C2H6। उसके बाद C3H8, कार्बन कार्बन आपस में तीनों श्रृंखलाओं से जुड़े हुए हैं और इसके चारों तरफ 8 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं चित्र में। उसके बाद आ जाता है ब्यूटेन, कार्बन कार्बन इस तरह से 4 जुड़े हुए हैं और चारों तरफ उसके हाइड्रोजन 10 जुड़े हुए हैं। इसी तरह से आ जाता है पेंटेन, वेरी इंपॉर्टेंट है, पेंटेन पूछा जाता है। पेंटेन की संरचना, उसका अणुसूत्र बताइए। तो आपको याद रखना C5H12, कार्बन 5 हैं तो हाइड्रोजन 12 होंगे, क्योंकि दुगने से 2 अधिक होते हैं हाइड्रोजन, तो C5H12 होंगे। कार्बन कार्बन आपस में 5 बिल्कुल सीरीज में जुड़ेंगे और उसके दाएं बाएं और ऊपर और नीचे जुड़े हुए हाइड्रोजन की संख्या 12 होगी। तो इस तरह C5H12 हाइड्रोजन आपस में जुड़कर पेंटेन का निर्माण करते हैं। तो आपने जाना स्ट्रक्चर। अब अगला है हाइड्रोकार्बन का। आप देख रहे हैं कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किस तरह से डबल बॉन्डों के द्वारा इस स्ट्रक्चर में जुड़े हुए हैं। आप देख रहे हैं एल्कीन जो है, एथीन C2H4 है, उसका बिंदु आरेख चित्र है। और उसके बाद एल्काइन है, एल्काइन में इसका अर्थ होता है कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या जब समान होती है तो उसे एल्काइन कहा जाता है। तो इनके मध्य में ट्रिपल बॉन्ड होता है, क्योंकि ये 6 इलेक्ट्रॉनों का साझा करके बने हुए होते हैं। आइए अगला क्वेश्चन जानेंगे। हाइड्रोकार्बन का ये एल्कीन एल्काइन रूप है, इस रूप से हम इसको जानेंगे। अब हमारा क्वेश्चन है साबुन और अपमार्जक क्या है। तो साबुन और अपमार्जक जो है एक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवण होते हैं। आपको याद रखना है साबुन किसके, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम के लवण हैं, यानी कार्बन 17, हाइड्रोजन 35, COONA। आपको याद रखना है ये साबुन का सूत्र भी होगा। तो कार्बन 17, हाइड्रोजन 35, CONA जो होता है वो साबुन का सूत्र होता है। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं साबुन और अपमार्जक।
साबुन केवल मृदु जल में सफाई क्रिया करते हैं। आपको याद रखना ये साबुन के कैरेक्टर हैं। और अपमार्जक जो होते हैं ये लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। अभी ऊपर अपन ने जाना कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम और पोटेशियम लवण हैं, पर अगर अपमार्जक को देखेंगे तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल के अमोनियम या सल्फोनेट लवण होते हैं। और अपमार्जक जो होते हैं कठोर एवं मृदु जल दोनों में क्या कर देते हैं, झाग उत्पन्न करते हैं और कपड़ों को साफ करते हैं। अब हम जानेंगे साबुन का अणु क्या है। तो आप साबुन का अणु देख ही रहे हैं, गोल गोल है, उसमें पुच्छी जैसी संरचना पाई जा रही है, क्योंकि जल रागी आयनिक सिरा होता है और एक जल विरागी सिरा होता है। जल आयनिक सिरा जो होता है वो जल को ग्रहण करने का कार्य करता है। तो आपको ये याद रखना है, जल रागी सिरा आयनिक भाग होता है और जल विरागी सिरा जो होता है लंबी हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है। तो ये साबुन का अणु है जो क्या करेगा, कार्य करेगा। अब हम आइए जानेंगे अगला, साबुन के अणु की संरचना की, साबुन किस तरह से अणु बनाता है। तो आप याद रखिए, जो मैल तेली होते हैं और जल जो है उसमें जो सिरा जो होता है वो उसका सिरा जो है उन विरागी सिरों के चारों तरफ फैल जाता है। एने 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 देखिए आप, चारों तरफ फैला हुआ है और ये सिरे आपस में क्या करते हैं, क्रिया कर लेते हैं। इस प्रकार तेल की बूंद के चारों तरफ ये फैल जाते हैं और इसके सिरे की संरचना हमें प्राप्त होती है। तो साबुन का मिसेल जो गैस को पानी के घुलने में मदद कर रहा है और कपड़े साफ हो जाते हैं। यानी ये क्या करता है, इसका जो पूंछ का सिरा है उसके कणों को अपनी ओर बांध रहे हैं और बांध के उसको साफ करने की क्रिया कर रहे हैं। तो ये कहलाती है साबुन के अणु की संरचना। अगला है हीरा और ग्रेफाइट में अंतर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो हीरा कठोर होता है जबकि ग्रेफाइट कैसा होता है, मुलायम। आप चित्र के माध्यम से ही जान रहे हैं हीरा क्या है, ग्रेफाइट क्या है। हीरा विद्युत का कुचालक होता है जबकि ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक, क्योंकि इससे तार विद्युत धारा प्राप्त कर रहे हैं, इसीलिए वो ग्रेफाइट कैसा हुआ, सुचालक होगा। अतः हीरे की संरचना चतुष्फलकी होती है जबकि ग्रेफाइट की कैसी होती है, षटकोणीय रूप में व्यवस्थित होते हैं। मैंने प्रारंभ में ही इनकी संरचना दिखाई थी और एक बार दिखा देती हूँ। इस प्रकार देखिए, ये हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन तीनों के स्ट्रक्चर हैं। आपको इन तीनों के स्ट्रक्चर को बनाना है और इम्पॉर्टेंट हैं। आप इन तीनों स्ट्रक्चर को बनाएंगे, हीरा, ग्रेफाइट और फुलेरिन, इन तीनों के स्ट्रक्चर बनाना आपको आना चाहिए। तो आप याद रखिए हीरे की संरचना क्या है और ग्रेफाइट की क्या है और फुलेरिन की क्या है। तो तीनों के स्ट्रक्चर को आपको बहुत अच्छे से बनाना है। आप वीडियो को पोस्ट करके रोक लीजिएगा और तीनों स्ट्रक्चर को बनाना है। तो इस प्रकार आज हमने जाना हीरा, ग्रेफाइट और उसके चित्रों को, उसकी संरचना को। इस प्रकार आज के क्वेश्चन आंसर की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। अगले वीडियोस में हम और भी प्रश्न उत्तर के साथ आते हैं। आज के लिए यहीं तक। तो आज के वीडियो में हमने कार्बन और उसके यौगिक को जाना। तो सारे बच्चे बहुत अच्छे से उसे पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे तो याद भी होगा।